हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरीज का हर चीज का डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ पार्ट कवर करेंगे, फिर अगले वीडियो में इस तरह से बहुत सारे हम वीडियो बनाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज के ऊपर, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल डिटेल में इनकम फ्रॉम सैलरी आप समझे, तो आपको दिक्कत ना हो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्योंकि टैक्सेशन में क्या होता है, आपको ज्यादातर याद रखना पड़ता है, क्योंकि क्या छूट वगैरह है, कौन सा सैलरी के अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ऐसे डिटेल्स काफी सारे चीज आपको याद रखना है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम डिटेल में इस तरह से आपको पढ़ा देंगे कि आप जैसे मेरा लेक्चर सुन लोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाए वो चीज। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ सैलरी। सैलरी होता क्या है, एक्चुअल में क्या है, सैलरी के मतलब क्या है, कहाँ, इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में सैलरी किसको बोला जाता है। डेफिनेशन एज पर सेक्शन 17(1) सैलरी का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। सैलरी के अंदर क्या क्या एक्चुअल में इंक्लूड है, क्या क्या इनकम हम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए करके हम। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ओएजेस। ओएजेस आएगा, ओएजेस का मतलब जो लेबर काम करते हैं, जो उसको जो पेमेंट मिलता है उसको ओएजेस बोला जाता है। इनकम टैक्स के केस में ओएजेस एंड सैलरीज डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ओएजेस आएगा, और क्या आएगा, एनी एनुइटी और पेंशन, पेंशन या एनुइटी मिलता है वो भी आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर आएगा। एनी ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, एनी फीस, commission, perquisites or profits in lieu of or in addition to any salary or wages। ठीक है बच्चों, ये सब भी आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा एनी एडवांस ऑफ सैलरी। अगर सैलरी एडवांस में आपको मिलता है वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेलेबल, नॉट अवेल्ड ऑफ बाय द एसएससी। मतलब एसएससी अगर कोई लीव उसको ड्यू था, लेना था, लेकिन उसने नहीं लिए है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर उसको कुछ पेमेंट मिलता है तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या आएगा, द पोर्शन ऑफ द एनुअल accretion in any previous year to the balance at the credit of an employee participating in recognized provident fund to the extent it is taxable। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा अगर कुछ देते हैं तो फिर वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्रांसफर बैलेंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज टैक्सेबल। जितना टैक्सेबल है, उस टैक्सेबल छूट जितना है उससे ज्यादा जितना एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज प्रोविजन फंड में ट्रांसफर किया जाएगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर पेंशन स्कीम। ठीक है बच्चों, अंडर पेंशन स्कीम रेफर टू द सेक्शन 80 CCD। अगर ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ पेंशन स्कीम में कुछ एम्प्लॉयर अगर देते हैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के अकाउंट में, तो वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आइटम अभी आपको बताए, ये सारे चीज आपका सैलरी के अंदर आएगा, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर आएगा। ये जो जो इनकम है इसके बारे में हम डिटेल में आगे जाके एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। समझ में आया, मजा आ रहा है, बिल्कुल आप मजा लेके इसको पढ़ो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये सैलरी जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि क्लास 11 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में है, लेकिन उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा है, लेकिन ग्रेजुएशन में बहुत लंबे चौड़े सिलेबस है। तो हम पूरा डिटेल्स ही पढ़ेंगे, इसके अंदर से पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, तो जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा समझने के लिए। जो 11 का स्टूडेंट वो भी समझे उसके लिए भी ठीक रहेगा। तो उनके लिए बहुत सारे हम जो चीज पढ़ाएंगे वो सब चीज शायद क्लास 11 के जो सिलेबस उसमें नहीं है, लेकिन जो ग्रेजुएशन में है उसके लिए पूरा डिटेल्स में चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको ध्यान देना है जब हम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, तो हमको कुछ मैटर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको ध्यान पे रखते हुए हमको वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं क्या क्या चीज हमको ध्यान देना है। नंबर 1 देखिए क्या बोला गया है, सैलरी एंड वेजेस आर आइडेंटिकल इन द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब यहाँ पे सैलरी और वेजेस कोई अलग चीज नहीं है, सेम चीज है। सैलरी और वेजेस दोनों को हम सैलरी मानेंगे, उसके इनकम टैक्स के अंदर उसका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ही उसका अकाउंटिंग होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 2 में क्या बोला गया, आप देखिए, वॉलंटियरी पेमेंट्स means the act does not make any difference between voluntary and contractual payment, both are taxable as salary। मतलब अगर आपके पास कोई मतलब जैसे सैलरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, जैसे बोनस उनको दे रहा है, एम्प्लॉय को बोनस दे रहा है, मतलब एम्प्लॉय को बोनस मिल रहा है, तो वो बोनस वो कॉन्ट्रैक्चुअली नहीं है, शायद कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं भी हो सकता है, वॉलेंटियरली जो एम्प्लॉयर है वो दे रहा है, फिर भी वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। किसके अंदर, अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम रेमुनरेशन इज टैक्सेबल एज सैलरी। मतलब अगर एम्प्लॉई ओवर टाइम काम करते हैं तो उसको अगर एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं ओवर टाइम के लिए, जो कि उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी था उसके साथ, फिर भी उसको एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है ओवर टाइम के लिए, वो भी आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हाउएवर व्हेयर एम्प्लॉई relationship does not exist for that extra duty, then such income is accessible under the head income from business or profession or income from other source। अगर ये रिलेशन उसके साथ अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं रहा, इन केस ऑफ अगर वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, उसके लिए अगर वो ओवर टाइम के लिए कुछ पे कर रहा है, उस रिलेशन के बाहर, मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन के बाहर अगर उसको कोई ओवर टाइम के लिए पेमेंट हो रहा है, तो वो जो पैसा उसको मिलेगा, वो जो इनकम उसका होगा, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में, बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में, वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नहीं आएगा, तो कहां आएगा, वो आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन सा, ओवर टाइम का पैसा उसको मिल रहा है लेकिन वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन के बाहर है वो काम, उसके लिए अगर उसको पेमेंट मिलता है तो हो जाएगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर आएगा, या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। वो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा क्या इनकम है, किस टाइप का इनकम है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया आपको, नंबर 4 में, रेमुनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क। अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसके लिए जो रेमुनरेशन एम्प्लॉय को मिलते हैं उसका क्या हिसाब किताब होगा। व्हेयर एन एम्प्लॉय गेट्स एक्स्ट्रा पेमेंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट मिल रहा है इन सच कैपेसिटी फॉर वर्क परफॉर्म आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। मतलब ऑफिस के बाहर आउटसाइड में कोई ड्यूटीज करके अगर उसको मिलता है, एंड डज सच पेमेंट शैल बी टैक्सेबल एज सैलरी, वो पेमेंट भी उसका सैलरी के अंदर ही आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड पे आएगा, क्योंकि उनके साथ जो रिलेशन है वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है, इसलिए वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ही आएगा। क्लियर हो रहा है बच्चे, क्योंकि ये सब ध्यान पे देना पड़ेगा, प्रॉब्लम में ऐसे कुछ घुमा फिरा के कुछ बात बोल देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, सैलरी, क्या बोला, सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। आप एक जगह काम करते हो, वहां से कुछ सैलरी मिलता है, बीच में कोई और भी आप काम कर लेते हैं, जो बाकी टाइम रहता है काम कर लेते हैं, वहां से भी आपको सैलरी मिल सकता है। इफ एन इंडिविजुअल रिसीव सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर, सेम प्रीवियस ईयर में आप शाम सुबह एक जगह काम किए, शाम को दूसरी जगह काम कर लिए, वहां से सैलरी मिला, तो ईच एम्प्लॉयर शैल बी एक्यूमुलेटेड एंड टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ये जो
आपका जितने जहां से भी आपका सैलरी इनकम हो वो टोटल जोड़ के एक साथ आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अगर आपने 2-3 जगह से आप काम करते हो, वहां से आपको सैलरी मिलते हैं, तो वो सैलरी जोड़ के इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ही आपका इनकम दिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट हम आते हैं सैलरी फ्रॉम फॉर्मर, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इज चार्जेबल। देखिए, फॉर्मर मतलब जहां पे आप काम कर रहे थे, प्रेजेंट मतलब जहां आप काम कर रहे हैं, और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर मतलब जहां आप ये काम छोड़ के जाने वाले हैं, दूसरी जगह काम करने वाले हैं, उस जगह से अगर आपको एम्प्लॉयर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, अगर आपको सैलरी मिलता है ये तीनों जगह से, कहीं से भी सैलरी अगर आपको मिलता है, कहां से? फॉर्मर एम्प्लॉयर से, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से आपको अगर सैलरी मिलता है दिस प्रीवियस ईयर में, तो वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर कैलकुलेशन होगा। इट इज दैट पेंशन फ्रॉम फॉर्मर, क्योंकि देखिए आप पिछले वाले कंपनी छोड़ दिए हैं, तो उसमें से मान लीजिए आपका पेंशन स्कीम था, आपको पेंशन मिला है, या दूसरे कंपनी में जहां पे आप जाने वाले हैं वहां से आपको एडवांस सैलरी मिला है, तो ये केस अगर होगा तो क्या होगा? आपका ये इनकम फ्रॉम सैलरीज के हेड में कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको? सैलरी इनकम मस्ट बी रियल एंड नॉट फिक्टिशियस, मतलब जो सैलरी आपका इनकम है वो रियल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप थोड़ा सा उसको फिक्टिशियस कुछ दिखा दिया, कुछ कहीं से इनकम हुआ आपने उसको सैलरी दिखा दिया, मतलब सैलरी फ्रॉम डामी एम्प्लॉयमेंट, आपने एक डामी एम्प्लॉयमेंट बना के वहां से कुछ इनकम कुछ हुआ था, आपने सैलरी उसको दिखा दी। ऐसे अगर आप दिखाते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। ठीक है बच्चों, जो सैलरी एक्चुअल में होना चाहिए, कोई फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। फर्दर सच पेमेंट शैल नॉट बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, और प्रोफेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए फिर आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट होता है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। Once salary has been earned by an employee, its subsequent waiver does not make it exempt from tax liability. Such waiver shall be treated as application of the income. मतलब अगर आपने छोड़ देते हैं सैलरी, आपने नहीं लेंगे सैलरी, छोड़ दिया आपने, फिर भी वो जो सैलरी इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने तो भाई सैलरी नहीं लिए है, सैलरी देने वाले थे लेकिन हमने नहीं दिए तो फिर हम उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। अगर सैलरी देने वाले थे लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किए तो उस केस में क्या होगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको? सैलरी रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेज, that is read with place of accrual or salary और discuss later in the chapter में हम और आगे डिस्कस करेंगे। is taxable under the head salaries unless it is specially exempted। अगर आपको जो इनकम फॉरेन गवर्नमेंट से अगर आपको या एंटरप्राइज से आपको कुछ सैलरी मिल रहा है तो वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर ही आएगा, अगर वो कुछ एग्जाम्पशन वाला नहीं है, मतलब अगर वो एग्जाम्प्टेड है, स्पेशली कुछ एग्जाम्प्टेड होगा तो नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मली वो इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या बताया गया आपको? लमसम पेमेंट मेड ग्रेटिट्यूसली टू विडो और लीगल हायर ऑफ एम्प्लॉय। अगर लमसम अमाउंट अगर मानिए कि जो एम्प्लॉय था उसका देहांत हो गया, उसके बाद जो उसको मिलना था पैसा एक साथ, उनका जो विडो मतलब वाइफ होगा या हस्बैंड होगा या उसका कोई लीगल हायर होगा, उसको एम्प्लॉय का अगर उसको मिलता है who dies while the service by way of compensation or otherwise is taxable। मतलब अगर कुछ समय उसका देहांत हुआ, उसके अगेंस्ट में उसका परिवार को कुछ पैसे मिले, लमसम एक साथ मिले, तो वो जो अमाउंट मिलेगा परिवार को
वो इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर ही आएगा, क्योंकि उसका जो इनकम था वो काम करते हुए उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसको पेमेंट किया गया है, तो इसलिए वो इनकम फ्रॉम हाउस वर्किंग सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, सैलरी रिसीव बाय ए पार्टनर फ्रॉम इट्स फर्म shall not be taxable as salary because there is no employer-employee relationship between the firm and the partner। क्या बताया गया आपको, सैलरी रिसीव बाई पार्टनर मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म का किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिल रहा है बिजनेस से, तो वो जो सैलरी मिलेगा वो आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में नहीं आएगा, क्योंकि जो पार्टनर है, पार्टनर के साथ फर्म का जो रिलेशन है वो क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है। यहाँ पे पार्टनर ओनर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ओनर कभी अपने से सैलरी नहीं ले सकते, तो इसलिए ये जो सैलरी तनख्वाह उनको मिलेगा, सैलरी जो मिलेगा पार्टनर को, वो इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, तो वो जो इनकम जो आएगा साथ सैलरी शैल बी टैक्सेबल अंदर कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स और बिजनेस के अंदर आएगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज प्रोप्राइटरशिप फर्म इज नॉट अ टैक्सेबल इनकम as proprietors and proprietorship firm are the same person and no one can earn from himself। देखिए यहाँ पे जो सैलरी अगर प्रोप्राइटर को, जो एक प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही मालिक है, तो वो खुद अपना ऑर्गेनाइजेशन से मंथली सैलरी ले रहा है, तो ये जो सैलरी ले रहा है ये इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि प्रोप्राइटर जो ओनर है, ओनर और जो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों सेम ही तो हुआ, तो खुद अपने से अपने को सैलरी दे सकते हैं क्या, खुद अपने से आप सैलरी ले रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है तो वो सैलरी को इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नहीं लिया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, आगे क्या बोला गया, पेंशन रिसीव बाय द विडो और लीगल हायर ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉई इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी as no employer employee relationship exists between the payer and the payee। अब देखिए जो इनकम आपका जो पेंशन, जैसे कि हस्बैंड या वाइफ किसी का देहांत हुआ है, तो उसका जो विडो है और लीगल हायर है, जिसको पेंशन मिल रहा है, उसी का पेंशन उसको मिल रहा है, तो वो जो पेंशन मिल रहा है वो एक्चुअल में क्या है कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो यहाँ पे टैक्सेबल मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। तो कौन सा हेड में आएगा, वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। वो जो पेंशन इनकम है विडो का, विडो ऑफ द एम्प्लॉई और लीगल हायर ऑफ द एम्प्लॉई, वो इनकम उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में, क्लियर हुआ। ठीक है, देखिए एक चीज आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पिछले हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें आप देखिए जहां बोला गया था कि ये लम सम अमाउंट पेमेंट मेड टू विडो और लीगल हायर ऑफ द एम्प्लॉय हु डाइज व्हाइल इन सर्विस बाय वे ऑफ कंपेंसेशन और अदरवाइज। अब देखिए इस केस में और उस केस में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इसमें जैसे ही इमीडिएट देहांत हुआ है उसी समय उसको क्या किया गया, साथ साथ में एक लामसम अमाउंट एक साथ उसको दे दिया गया, क्योंकि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। अगर इस तरह का केस होता है, वो पेंशन नहीं है ना, तो वो चीज आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर होगा। लेकिन जब देहांत होने के बाद में उसको पेंशन मिलता है, महीने में पेंशन मिलता है उसका विडो को या लीगल हायर को, तो वो जो इनकम होता है वो चले जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय जजेस इन टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। जो जज जो होता है ना, तो जज का जो सैलरी मिलता है, जो रेमुनरेशन मिलता है, वो भी आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर आता है, इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया आपको, देखिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बोला गया आपको सरेंडर ऑफ सैलरी
where an employee opts to surrender his salary to the central government under section 2 of voluntary surrender of salaries, that is exemption from taxation act 1961, the salary so surrender shall not be taxable. अगर सैलरी को अगर सरेंडर कर देते हैं, कौन सरेंडर कर देते हैं? एम्प्लॉई अगर सरेंडर कर देते हैं, कौन से एम्प्लॉयर को? द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो काम करते थे, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रहा था उसने सरेंडर कर दिया, भाई हमको नहीं लेना है सैलरी। अगर ऐसा केस होता है तो उस केस में वो सैलरी आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो एग्जाम्प्टेड है, उसको छूट मिल जाएगा, उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये जो पॉइंट हमने 15 पॉइंट आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके भी रखो और बिल्कुल याद रखो। ठीक है बच्चों, अगर आपको लगता है ये मतलब याद नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल इसको नोट करके रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। हम एक्चुअली चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाए, इसलिए हम हर पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे, क्लियर हो जाए। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं कि भाई ये जो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी है, आप देखिए किस तरह से हम कंप्यूट करेंगे, किस तरह से हम इसको कंप्यूट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं किस तरह से कंप्यूट होता है इनकम फ्रॉम सैलरी जो है, किस तरह से कंप्यूटेशन होता है, उसका स्टेप्स क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, किस स्ट्रक्चर में हम उसको लिखेंगे, किस तरह से क्या क्या जोड़ेंगे, क्या लेस करेंगे, फिर उसके बाद क्या फाइनल आएगा। तो ये कॉम्पैक्ट है, इसके बाद हर आइटम के लिए जैसे ये बेसिक सैलरी, फीस, ये जो चीज है उसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर जो पार्ट है एक एक के लिए एक एक टॉपिक चल जाएगा, मतलब डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग सिस्टम है, वो अलग अलग चीज हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी कॉम्पैक्ट चीज आप देख लीजिए, फिर इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको एक एक करके अलग अलग करके सबके बारे में आपको डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह बताएंगे। चलिए फिर हम देख लेते हैं एक साथ किस तरह से हम इनकम फ्रॉम सैलरी का नेट टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका बेसिक सैलरी। फर्स्ट में क्या आएगा आपका? बेसिक सैलरी आएगा, पहले आपका आएगा बेसिक सैलरी। ठीक है, फीस आएगा, जो फीस मिलेगा आपको, हम इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे आपको बाद में, फीस वो आएगा, कमीशन आएगा, बोनस आएगा, ग्रेचुइटी आएगा आपका, लीव एनकेसमेंट, पेंशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन एंड कंपेंसेशन रिसीव्ड अंडर द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये जितने सारे आपको मिलेगा ये आपको यहाँ पे बाहर कॉलम में ऐसे लिखना है ये सब चीज। लेकिन देखिए ये जो आइटम आपको बताया ना, ये इतना छोटा नहीं है, ये हर चीज के अंदर बहुत सारे चीज मतलब डिस्कसेबल मैटर है, कैलकुलेशन अलग अलग है, तो वो हम बाद में आपको एक एक करके समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इस चीज को हमको यहाँ पे टोटल करना है, लेना है। इसके बाद कुछ बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा और भी मिलता है, जैसे कुछ अलाउंस मिलता है, कुछ अलाउंस, एक्स्ट्रा अलाउंस आपको मिलेगा। क्या अलाउंस मिल सकता है आपको? डियरनेस अलाउंस मिलेगा आपको, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अब देखिए हर अलाउंस को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि हर अलाउंस के अंदर भी कुछ मैटर है, कुछ डिस्कस करने वाली मैटर है और अलग अलग कैलकुलेशन भी है। टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के अलग अलग कैलकुलेशन है, वो हम बताएंगे। नेक्स्ट होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कॉन्वेंस अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस और अदर और भी कुछ अलाउंस आपको मिल सकता है। जितने सारे अलाउंस वो टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ हम बैठाएंगे और उसको टोटल करके बाहर कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका टोटल टैक्सेबल अलाउंस आ गया आपका। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट मिलता है, जहां पे बेनिफिट मतलब यहाँ पे आपको कैश में नहीं दिया जाता है, एम्प्लॉयर आपको कैश नहीं देता, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको देते हैं, कुछ बेनिफिट्स आपको देते हैं, जो कि उसका भी एक वैल्यू है ना। आपको बेनिफिट अगर मिलता है तो उसका भी वैल्यूज है। तो क्या बेनिफिट मिलता है देख लेते हैं। तो सीधा सीधा आपको कैश नहीं देते, लेकिन कुछ बेनिफिट दे देते हैं। क्या बेनिफिट देता है? जो कि आपका टैक्सेबल होता है।
इसका भी एक एक करके हम तो यहाँ बताया है, लेकिन हर किसी के अलग अलग कैलकुलेशन है। टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग सिस्टम है, वो हम बाद में आपको समझाएंगे एक एक करके। तो चलिए, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर कुछ एम्प्लॉय का कुछ ऑब्लिगेशन है जो कि एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा है, जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय का अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर देते हैं तो फिर वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वो अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, टैक्सेबल अमाउंट के अंदर आएगा। और क्या, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब आपको ओनर ने, मतलब एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दे दिए, या कॉन्सेशनल रेट में दे दिया, या फ्री में दे दिए रहने के लिए, तो उसका एक वैल्यूएशन है, उसका अलग तरीका, वो भी हम बताएंगे आपको अलग से। नेक्स्ट होता है गैस, इलेक्ट्रिक, वाटर, इसका जो खर्चा आता है वो भी एम्प्लॉयर ने अगर चुकाया तो वो भी आएगा। मोटर कार फैसिलिटी, जैसे कि आपको कार दिया गया, आप ऑफिस का भी काम करे, घर का अपना पर्सनल भी काम कर सकते हैं, ऐसे ऑफिस से आपको, कंपनी से आपको अगर, मतलब एम्प्लॉयर आपको अगर कोई ऐसे मोटर कार फैसिलिटी देता है, उसका भी आएगा। मेडिकल फैसिलिटी, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज आपको अगर प्रोवाइड किया जाता है, वो भी आपका ये परक्विजिट्स के अंदर आएगा। अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा और भी कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स आपको मिलता है, वो भी आएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन अगर कुछ मिलता है, वो भी आएगा आपका। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, अगर प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर दिया, वो भी आपका यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। नॉर्मली जितना देना होता है उससे ज्यादा अगर देते हैं तो फिर वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वो भी आपका यहाँ पे टैक्सेबल होगा। लेकिन ये टैक्सेबल कितना अमाउंट होगा वो हम बाद में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे एक एक करके, क्योंकि अलग अलग कैलकुलेशन है सबका टैक्सेबल अमाउंट का। इसके छोड़ के भी आपको और कुछ आइटम्स ऐसे पैसा नहीं देना है, मतलब कैश में नहीं आया, कैश के अलावा कुछ बेनिफिट अगर आपको आता है तो उसको भी यहाँ पे लेंगे, जैसे कि एनी अदर आइटम्स अगर आपको दिया जाता है तो सबको लेंगे, सबको जोड़ेंगे, ये आ गया आपका टोटल टैक्सेबल परक्विजिट्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर इसके बाद हम सबको जोड़ेंगे। किस किस को जोड़ेंगे? अब देखिए एक पेज में नहीं हो पाया, इसलिए हमको अलग अलग पेज में करना पड़ा, जहां से ए बी सी डी जितना पॉइंट्स आप देखिए यहाँ पे जितना है, ये इसके साथ जे एंड ये के, ये जितने टोटल आइटम है, टोटल अमाउंट है, इस टोटल अमाउंट को हम यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आगे आपका ग्रॉस सैलरी, ये सबको जोड़ेंगे, ग्रॉस सैलरी आ गया। फिर उससे कुछ डिस्काउंट डिडक्शन मिलता है, ये डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 16 का कोई डिडक्शन मिलता है। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्चुअली। और एंटरटेनमेंट अलाउंस जो अगर आपको मिला था वो भी यहाँ छूट मिल जाएगा, और प्रोफेशनल टैक्स जो आपने पे किया था वो भी आपका यहाँ छूट मिल जाएगा। तो ये तीनों जोड़ के हम बाहर करेंगे, इतना आपका डिडक्शन है। तो टोटल ये आ गया आपका ग्रॉस सैलरी, और उससे फिर आपका जितना डिडक्शन है वो माइनस कर देंगे, इसको आप माइनस कर देंगे तो आपका ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी और टोटल सैलरी इनकम, जो कि इसके ऊपर जो अमाउंट यहाँ आएगा इसी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद भी कुछ छूट वगैरह है, वो हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा सिस्टम, इस तरह से हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ? हमको इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाना है, क्योंकि आपको हमने बताया कि ये जो आपने देखिए, ये जो एक एक करके आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ए बी सी डी जो भी देख रहा है, ये सब आइटम का अलग अलग कैलकुलेशन है। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अलग अलग सब के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए काफी सारे वीडियोस बनेगा, तो आप लोग जरूर इसको देखते रहिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा सैलरीज। और हम चाहते हैं कि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए, तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप रख दीजिए कि आपके पास जैसे ही हम वीडियो छोड़े तो आपके पास वो पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तो आपके पास वीडियो पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसके बाद में हर पॉइंट को डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।